व्यय से संबंधित जो खर्च कर रहा है, लेखा किया हुआ है, तो क्या व्यय की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा ली गई है या नहीं, इसको पकड़ता है। मेन उद्देश्य यही सब है उसका। और कार्य के बारे में जानेंगे। अब इससे क्वेश्चन उठता है पहला कि रेलों पर सीएजी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या कार्य और कर्तव्य और दायित्व था। तो हम देख लिए, तो सीएजी का कार्य देख लिए, अकाउंट्स का कार्य तो आप लोग जानते हैं, और अकाउंट्स के साथ साथ वित्त विभाग का भी काम ऐसे देख लीजिए एक बार। लेखा विभाग का कार्य से संबंधित A1 अर्थात अकाउंट्स कोड वॉल्यूम 1 के 101 में दिया हुआ है। उसमें कहा गया है कि निर्धारित नियमानुसार रेलवे का लेखा रखना ये लेखा विभाग का कार्य है। नियमों एवं आदेशों के तहत ये आंतरिक जांच करना, रेलवे के विरुद्ध उचित दावों का शीघ्र निपटान करना, रेलवे वित्त से संबंधित मामलों में रेल प्रशासन को सलाह भी देना, अन्य विभागों से परामर्श से बजट का संकलन करना, और बड़ी योजना के सर्वेक्षण में हाथ बटाना, वित्तीय अनियमितता को पकड़ना और उजागर करना, ये भी अकाउंट्स का कार्य है। अकाउंट्स का कार्य और सीएजी के कार्य में यही अंतर है। मुख्य अंतर है कि लेखा विभाग इंटरनल चेक करता है और वो सभी तरह का चेक करता है, इंटरनल और दोनों। अब आता है उद्देश्य हो गया, इसका लेखा विभाग का कर्तव्य हो गया, और ये हो गया। वित्त विभाग का क्या कार्य है। वित्त विभाग में जो काम करते हैं उनको पता होगा कि वित्त विभाग में क्या क्या काम होते हैं। जैसे वित्तीय उलझन में कोई रेल प्रशासन से हो गया तो उसमें सहायता करता है। बजट का संकलन भी होता है। बजट का संकलन किसी कार्य के करने से पहले पूर्व जांच करता है, वित्तीय समीक्षा करता वित्तीय समीक्षा करता है, किसी कार्य से संभावित वित्तीय परिणाम भी करता है, कार्य के संभावित लाभ ब्यौरे का लागत एवं टेक्निकल विशेषता भी उसको बतलाना पड़ता है, और उसके आधार पर कोई व्यय से संबंधित स्वीकृति तब प्रदान या फाइनेंस कंकरेंस किया जाता है। तो ये हुआ आपको क्वेश्चन, रेलों पर सीएजी, अकाउंट्स एवं फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या कार्य एवं कर्तव्य एवं दायित्व है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन इसको दूसरे तरह से भी पूछता है, ऑडिट डिपार्टमेंट के कार्य से ऑडिट डिपार्टमेंट का कार्य कैसे भिन्न है। ये दोनों आप किसी तरह से आएगा, इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है, रेलों के संबंध में लेखा परीक्षा विभाग के क्या कार्य है और इस विभाग की क्या आवश्यकता है। तो वही चीज है क्वेश्चन 1 और 2 का, कि रेलों के संबंध में लेखा परीक्षा विभाग के क्या कार्य हैं, इस विभाग की क्या आवश्यकता है। तो समझ गया क्या कर हो गया। तीसरा क्वेश्चन उठता है, ये दोनों का आंसर वही है, लेखा परीक्षा विभाग के क्या उद्देश्य है। तो ये भी आप जान गए, लेखा विभाग का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है। अब आता है कि संविधिक लेखा परीक्षा के परिणाम ऑडिट डिपार्टमेंट कैसे करता है, रेल प्रशासन को किस प्रकार सूचित करता है, इंगित करता है, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है और निपटान किस प्रकार किया जाता है। सांविधिक लेखा परीक्षा ऑडिट के ऑडिटर 3 प्रकार से करते हैं। पहला हो गया स्पेशल लेटर, दूसरा हो गया ऑडिट नोट, और तीसरा हुआ ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इसमें स्पेशल लेटर में क्या होता है कि लेखा विभाग हुआ, अन्य विभाग हुआ, किसी भी विभाग में जब लेखा परीक्षा के दौरान त्रुटि पाई जाती है या अनियमितता होती है, उस स्थिति में एक पत्र जारी करता है और उसको सूचित करने के लिए, उस अनियमितता और गंभीर त्रुटि को सूचित करने के लिए एक स्पेशल लेटर का नाम दिया है, जिसे विशेष पत्र भी कहते हैं। विशेष पत्र। दूसरा हो गया ऑडिट नोट। ऑडिट नोट से संबंधित उसको उस स्थिति में करते हैं जब लेखा विभाग में छोटी छोटी त्रुटियां पाई जाती हैं
और उसको पकड़ लेता है ऑडिट वाला, तो उस स्थिति में वो ऑडिट नोट जारी करके उसको अकाउंट्स ऑफिस को सूचित करता है। तीसरा है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट है जिसको ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यालय में जाकर ऑडिटर के द्वारा जब चेक होता है और गंभीर त्रुटि पाई जाती है या अनियमितताएं होती है, तो उस स्थिति में इसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट का दो भाग होता है, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2। पार्ट 1 भाग 1 में जो गंभीर त्रुटि अनियमितता होती है, उस स्थिति में पार्ट 1 में इसको रखते हैं और उसमें विभिन्न मद भी हो सकते हैं। तो हम बता रहे थे AIR के बारे में, ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इसमें बताया कि कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में, विभागीय ऑफिस में जब जांच की जाती है, तो लेखा परीक्षा के दौरान जब जांच होती है तो उसमें त्रुटि जो पाई जाती है, जो गंभीर त्रुटि आती है, उसको पार्ट 1 में रखते हैं, और जो साधारण प्रकार की त्रुटियां अनियमितताएं पाई जाती हैं उसको पार्ट 2 में रखते हैं। पार्ट 1 के लिए जिस डिपार्टमेंट से संबंधित ऑब्जेक्शन होता है उसके लिए पत्राचार किया जाता है, और पत्राचार के द्वारा उसका रिमार्क्स प्राप्त करते हैं, और उसको प्राप्त करने के बाद हम पीडीए को प्रस्तुत करते हैं और क्लोज करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद पार्ट 2 जो है, स्वयं जो साधारण प्रकार की त्रुटियां अनियमितताएं होती हैं वो अकाउंट्स लेखा विभाग में ही सीनियर एफए या सीनियर एफए डिप्टी जी के द्वारा ही बंद कर दिया जाता है। अब तीन प्रकार से ये ऑडिट वाला करता है, स्पेशल रिपोर्ट, ऑडिट नोट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इन तीनों के आधार पर स्पेशल रिपोर्ट के बारे में क्या होता है कि स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया और लेखा विभाग को रिसीव करा दिया कि भाई इसका जवाब देना है, तो उसको 4 सप्ताह में टाइम देता है कि स्पेशल रिपोर्ट का जवाब आप 4 सप्ताह के अंदर दीजिए, और नहीं देने पर दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो कुछ टाइम के बाद इसको फिर ऑडिट ड्राफ्ट पारा में भी परिणत कर देता है। और कुछ गंभीर त्रुटि होती है तो उस स्थिति में आपको ड्राफ्ट पारा डायरेक्ट बनाता है। तो अब ड्राफ्ट पारा में आते हैं। ड्राफ्ट पारा क्या है? ये हो गया, आप ऑडिट नोट जान गए, स्पेशल रिपोर्ट या स्पेशल लेटर हो गया, AIR हो गया, तीनों हो गया। उसके बाद आते हैं ड्राफ्ट पारा। इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से देता है। ड्राफ्ट पारा क्या है, उसका अंतिम निपटान किस प्रकार से किया जाता है, ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक 1 साल के बाद। एक क्वेश्चन और इसमें है, थोड़ा सा ऊपर में समझ लीजिएगा, कि प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण, जो PSF के नाम से भी जानते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये क्या होता है? प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण ये भी लेखा परीक्षा के दौरान जब ऑडिटर के द्वारा कुछ अनियमितताएं या त्रुटियां पकड़ी जाती हैं, तो उस स्थिति में ये पहले क्या करता है कि प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण स्टेटमेंट को तैयार करता है, और स्टेटमेंट तैयार करने के बाद वो अकाउंट्स लेखा विभाग को देता है, और देने के बाद इसके आधार पर वो अपना विभाग से, जिस विभाग से संबंधित हो उससे तथ्यात्मक विवरण स्टेटमेंट मंगवाता है, विवरणी मंगाता है, उससे मिलान करता है। यदि नहीं हो पाता है, इसकी निराकरण नहीं होता है, तो फिर ऑडिट पारा में ये परिणत होता है। ऑडिट पारा में कहिए ड्राफ्ट पारा के रूप में परिणत होता है। तो ड्राफ्ट पारा समझते हैं। ड्राफ्ट पारा की परिभाषा आप लोग तो जानते ही होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो ड्राफ्ट पारा समझ लीजिए कि लेखा परीक्षा के दौरान ऑडिटर के द्वारा, जब लेखा परीक्षा के दौरान क्या होता है, मुख्य ऑडिटर के द्वारा
त्रुटि, गंभीर त्रुटि पाई जाती है या अनियमितताएं होती है, उस स्थिति में मुख्य ऑडिटर क्या करता है, लेखा रिपोर्ट में ऑडिट लेखा रिपोर्ट में लाने के लिए एक विवरणी तैयार करता है। और कब कब तैयार करता है, जब प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी से सोल्व नहीं हो पाता, उस स्थिति में इसको एक विवरणी तैयार करता है, इसी को ड्राफ्ट पारा कहते हैं। तो ड्राफ्ट पारा इस तरह से हो जाता है। ड्राफ्ट पारा फिर इसके साथ जैसे स्पेशल लेटर का हुआ या इंस्पेक्शन रिपोर्ट पार्ट 1 से संबंधित कोई अनियमितता गंभीर त्रुटि होता है तो उसके द्वारा भी नहीं, प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी के द्वारा नहीं सोल्व हो पाता है, उस स्थिति में उसको भी ड्राफ्ट पारा के रूप में परिणत करता है। तो ड्राफ्ट पारा समझ गए कि लेखा परीक्षा के दौरान तो गंभीर त्रुटि और अनियमितता पाई जाती है जो कि प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी के द्वारा सोल्व नहीं किया जाता है, निपटान नहीं होता है, उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट में लाने के लिए एक मुख्य ऑडिटर के द्वारा विवरणी तैयार करता है, उसको हम ड्राफ्ट पारा कहते हैं या इसे समझते हैं। उसको ड्राफ्ट पारा को 4 या 5 कॉपी में तैयार करता है। एक तो अपने ऑफिस कॉपी के लिए रखता ही है, तब एक कॉपी जीएम के पते पर भेजता है, दूसरी कॉपी एफएनसीओ पीएफए के नाम से भेजता है, तीसरी कॉपी रेलवे बोर्ड भी भेजता है, जिसको डायरेक्टर डायरेक्ट अकाउंट्स होता है, वहाँ रेलवे बोर्ड भी भेजता है, और एक कॉपी संबंधित कार्यकारी कार्यालय को भी भेजता है, और इसमें टाइम दे देता है कि आपको 6 सप्ताह के अंतर्गत इसको आप निपटान, इसका रिमार्क्स भेजिए और उसके बाद इसके निपटान की प्रक्रिया किया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार सभी जगह भेज दिया 6 सप्ताह में क्या, अगर इनकेस वो जो है केस कि एक रेलवे से संबंधित हो, यानी एक रेलवे जोन से संबंधित हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसको आपको 6 सप्ताह के अंतर्गत देना है। अगर यही एक जोन से दूसरे जोन से संबंधित अनियमितताएं या गंभीर त्रुटियां हो, ड्राफ्ट पारा जारी किया गया हो, तो उसको 8 सप्ताह में उसका रिमार्क्स मांगा जाता है। इसमें क्या होता है कि हाँ, तो वो क्या होगा कि रेलवे बोर्ड, इसमें क्या होता है कि पीडीए को भेज देता है, एक कॉपी अपने पास रखता है। रेलवे बोर्ड क्या करता है, जब 2 रेलवे से संबंधित होता है तो उसको कंपाइल, दोनों रेलवे से अपना अपना जो होता है रिमार्क्स भेजता है रेलवे डायरेक्टर अकाउंट्स रेलवे बोर्ड के, और वहां समेकित होता है, कंसोलिडेट किया जाता है, और उसी के आधार पर फिर पीडीए को रिमार्क्स प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के इसके साथ दिया जाता है विवरणी, इसके साथ स्टेटमेंट भी दिया जाता है, जैसे केस का हिस्ट्री क्या था ये भी दिया जाता है, काल क्रमानुसार इसको क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री भी केस का दिया जाता है। तीसरा दिया जाता है उसमें सेंटेंस वाइज रिमार्क्स, जिसको जस्टिफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ 3 हो गया, सेंटेंस वाइज रिमार्क्स भी देता है। उसके बाद 1 मिनट और 2 चीज और देता है उसके साथ। उसके बाद भविष्य में ऐसी मामला रोकने के लिए कार्रवाई के बारे में भी विवेचना करता है, और अनुशासनिक पहलू जो होता है उसको भी किया जाता है कि हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे और इस तरह का कदम अगले बार नहीं होगा। तो ये सब रिमार्क्स दे करके पीडीए को भेजा जाता है और पीडीए इस पर कार्रवाई करती है। इसके लिए फिर रिमार्क्स प्राप्त होने के बाद इसके बाइपर्टाइट और ट्राइपर्टाइट मीटिंग बुलाई जाती है। बाइपर्टाइट मतलब होगा कि दो डिपार्टमेंट्स यानी ऑडिट और लेखा विभाग,
तो दो हुआ बाइपर्टाइट मीटिंग हो गई। और ट्राइपर्टाइट करते हैं उसमें ऑडिट भी लगते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी रहता है के अधिकारी भी रहते हैं और एजेंसियों के अधिकारी के भी रहते हैं, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के भी रहते हैं। तो इनके बीच मीटिंग होती है जिसको बाइपर्टाइट और ट्राइपर्टाइट मीटिंग कहते हैं। और इसका निपटान के लिए इस पर डिस्कशन होता है। डिस्कशन करने के बाद अगर कोई हल निकल गया तो उसी समय ड्राफ्ट वाला को उसका निपटान हो जाता है और बंद कर दिया जाता है। यदि इसका निपटान नहीं होता तो उस स्थिति में इसको सीधे फिर हम डिप्टी सीए जी के पास अप्रूवल को भेजते हैं और डिप्टी सीए जी अप्रूवल करके इसको प्रोविजनल पारा के रूप में परिणत कर देता है। इस प्रोविजनल पारा के आधार पर सीए जी रिपोर्ट तैयार होता है और उसी को जो प्रोविजनल पारा हुआ वो ऑडिट पारा भी कहलाता है। मतलब प्रोविजनल पारा हो या ऑडिट पारा, यानी सीएजी के अप्रूवल से, डिप्टी सीएजी के अप्रूवल से जो पारा तैयार किया जाता है वो प्रोविजनल पारा या ऑडिट पारा के रूप में जाना जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि अब वहां गया तो उसी को सीएजी रिपोर्ट में शामिल करता है। सीएजी रिपोर्ट के बाद इसका एटीएम तैयार होता है। इसका अगर कभी परीक्षा में आ जाए कि ड्राफ्ट पारा क्या है, ड्राफ्ट पारा का निपटान कैसे होता है और ड्राफ्ट पारा के विभिन्न स्टेजों को लिखें, तो इस स्थिति में इसमें यही दिखाना है कि सबसे पहले आपको ड्राफ्ट पारा होता है, ड्राफ्ट पारा के बाद प्रोविजनल पारा तैयार होता है और प्रोविजनल पारा के को ही कहिए, उसको ऑडिट रिपोर्ट भी कहिए। उसके बाद इसी प्रोविजनल पारा फिर सीएजी रिपोर्ट कहलाता है। जब सीएजी का रिपोर्ट वही प्रत्येक वर्ष संसद में पेश किया जाता है सीएजी रिपोर्ट, और जब सीएजी रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है और जब इस पर प्रतिक्रिया होती है और सीएजी क्या पीएससी को, सीएजी रिपोर्ट को पीएससी को सौंपा जाता है प्रत्येक वर्ष, तो वो एक्शन टेकन नोट के रूप धारण कर लेता है। यानी कहने मतलब जो जब उस पर प्रतिक्रिया होती है, इसका एक एक कॉपी सीएजी का रिपोर्ट का 3 कॉपी संसद के दोनों सदनों में जाता है और राष्ट्रपति के पास भी इसका लास्ट में अगर कुछ होता है तो जाए। कहने का मतलब आपको सभी सदनों में विधान क्या कहता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसका कॉपी किया जाता है और जनता के बीच इसके बारे में डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद इससे निपटान जो होता है, निपटान करने के लिए इसमें जो जो अनियमितताएं और गंभीर त्रुटि हैं, अनियमितताएं हैं, उसके बारे में पूरा और एक कॉपी रेल मंत्रालय को भी दिया जाता है। इस पर डिस्कशन होता है पीएससी के तरफ से, संसद की ओर से पीएससी ही एक तरह से इसका पूरी तरह से एक्शन लेता है और इसको 6 महीना के अंदर इसका फिर रिमार्क्स मांगता है, यानी इसका रिप्लाई मांगता है और इस तरह से एक्शन टेकन नोट होता है और इस पर कार्रवाई चलते रहती है। तो ड्राफ्ट पारा अगर आएगा, आप पूछेगा कि ड्राफ्ट पारा ऑडिट पारा में क्या अंतर है, तो उसमें आप ड्राफ्ट पारा के पूरी प्रक्रिया लिखेंगे, थोड़ा सा ड्राफ्ट पारा का परिभाषा जानते हैं दे दीजिएगा, और जब इसको सीएजी रिपोर्ट में तैयार करने के लिए आगे जब इसका निपटान नहीं, ड्राफ्ट पारा का निपटान नहीं हो पाता है मीटिंग के द्वारा या पर्सनल के द्वारा, आप डिस्कशन के द्वारा, तो उस स्थिति में मीटिंग के द्वारा तो ये ऑडिट पारा के रूप में परिणत हो जाता है, यही ऑडिट पारा हो गया। तो इस स्थिति में आप पीएससी का कार्य है, पीएससी में हमेशा पब्लिक अकाउंट कमेटी अच्छा मुख्य कार्य है सीएजी का पीएससी को सहायता पहुंचाना। किस रूप में सहायता पहुंचाना? सभी भुगतानों से संबंधित जो अनियमितता लेखा जो हुआ है लेखा विभाग में, उसकी अनियमितता और गंभीर त्रुटि को लेकर के और उसका जो लेखा परीक्षा कर जो त्रुटि पाई गई है उसी को पीएससी को प्रस्तुत करना और उस पर डिटेल पीएससी एक्शन लेता है और उसके आधार पर संसद इस पर बहस करती है और बाद में भविष्य में ऐसा
त्रुटि न हो इसके लिए हिदायत करते हुए, और जो गंभीर त्रुटि उस तरह के कोई कर देता है तो एक्शन उस पर उस अधिकारी या डिपार्टमेंट पर लिया जाता है। तो कहने मतलब ये हो गया। क्वेश्चन इसमें बहुत सा है, तो इसमें आ गया दूसरी तरह से कि ड्राफ्ट पैरा की विवेचना करें और इसके विभिन्न स्टेजों को इंगित करें, इस तरह से आएगा। दूसरा आएगा ड्राफ्ट पैरा क्या है, इसका अंतिम निपटान फिर किस प्रकार किया जाता है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में आता है ड्राफ्ट पैरा एवं ऑडिट पैरा में क्या अंतर है, तो समझ लें। उसके बाद हम पीएससी के बारे में 1 मिनट देते हैं टाइम, कि जब विनियोग लेखा मुख्य रूप से विनियोग लेखा की जांच करता है, सीएजी क्या करता है, विनियोग लेखा के पूर्ण जांच करता है। तो विनियोग लेखा है क्या, आप लोग तो जानते होंगे, पढ़े होंगे अभी बुक्स एंड बजट में, कि संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राष्ट्रपति के द्वारा विनियोग की राशि को जब वास्तविक खर्च के साथ तुलना करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उसे पीएससी को प्रस्तुत करने के लिए ये रिपोर्ट जो तैयार होती है तो उसको विनियोग लेखा कहते हैं। तो कहने मतलब इस पर रिपोर्ट को जारी करता है, जो करते हुए एक जो विवरण तैयार करता है विनियोग लिखा हुआ, इस पर जो रिपोर्ट तैयार करता है तो इसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट पीएससी में इसको ये देखता है उसमें कि विनियोग लेखा में कि जो खर्च किया गया है डिमांड वाइज, या प्रत्येक डिमांड वाइज के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग अलग तैयार किया जाता है। उसमें क्या होता है, क्या जो खर्च हुआ उसको सीएजी प्रत्येक डिमांड वाइज उसका हेड के अनुसार शीर्षानुसार उसमें डाला गया है कि नहीं, इसको देखता है। और अधिक तो खर्च हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या स्वीकृति उसे मिली है कि नहीं। मुख्य रूप से पीएससी का कार्य ऑडिटर सीएजी करता है, लिखता है उसमें कि लेखों में सीएजी का एक कार्य है कि लेखों में संवितरित दिखाया गया धन उसी सेवा या उद्देश्य के लिए विधिवत उपलब्ध था जिसके लिए उसे लगाया या प्रभावित किया गया है। खर्च उसी पदाधिकारी के अनुसार हुआ है जो इसे शासित करता है। और तीसरा है कि सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाए गए रीएप्रोप्रिएशन से संबंधित का नियम जो बनाया गया उसी के अनुसार रीएप्रोप्रिएशन किया गया है। तो इसी के आधार पर सीएजी चेक करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसके साथ रीएप्रोप्रिएशन के एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के साथ विभिन्न प्रकार की विवरणियां भी लगाई जाती है, भेजी जाती है। जैसे ब्लॉक अकाउंट हुआ, डीआरएफ, डीएफ, पेंशन निधि, उसके बाद इसके साथ ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सभी प्रकार के इसमें विवरणियां भी भेजी जाती है। उसके साथ लेखा भंडार का भी आता है, लेखा भंडार का रिपोर्ट भी इसमें शामिल होता है। इसका देख भी सीएजी के द्वारा किया जाता है ऑडिट। और इसमें अनुबंध होते हैं, अनुबंध इसमें करीब 9 गो होते हैं अनुबंध जो लगाए जाते हैं। एबीसीडी के रूप में ये आप लोग जानते होंगे अनुबंध, ऐसी पर चेक करता है। ऐसे अनुबंध आदि करने के लिए बहुत इजी है, जो कि बाद में बता देंगे कभी। उसके लिए बहुत आसान तरीका है और ये परीक्षा में आता है हमेशा, कि कभी 2 विवरणी के बारे में चेक करने के लिए देता है कि बताइए कि विवरणी क्या है। इस प्रकार से आपका सीएजी रिपोर्ट से संबंधित कार्य खत्म होता है। अब पूछिए आप जो पूछना, जहां कहिएगा हम उसको हम करके बोलेंगे, बतियाएंगे आपसे। वैभव कोई नहीं, ये एक्शन टेकन नोट से संबंधी एक चीज आप बताते हैं। एक्शन टेकन नोट उसी आधार पर होता है जब पीएससी इस पर करता है, जब सीएजी का जो है ना रिपोर्ट इसके 6 महीने के अंदर रिप्लाई देने के लिए कहता है, तभी ये जो है सीएजी रिपोर्ट ये एक्शन टेकन नोट के रूप में बदलता है। कुछ बोल नहीं रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं सर।
हाँ बोलिए वैभव, आप बताए नहीं सुन कुछ। रहे हैं सर। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर, पढ़ाइए सर, अच्छा है सर। एक चीज और ये ध्यान दीजिएगा, पीएससी के अप्रूवल के बाद ही ये एक्शन टेकन नोट के रूप में परिणत होता है। और आप लोग जो परफॉर्मेंस पारा भी पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सेक्शन में, परफॉर्मेंस पारा, ऑडिट पारा हुआ, और उसके बाद वो और कुछ टीवीए होता है, थीम बेस्ड ऑडिट, ये सब ऑडिट के द्वारा, पीडीए के द्वारा ही किया जाता है, और एक तरह का रिव्यू है, और रिव्यू के अंतर्गत इसको उसी तरह निपटान इसका भी किया जाता है। कार्यकारी या जिससे संबंधित विभाग से संबंधित हो उसके साथ किया जाता है, निपटान, उसका निपटान किया जाता है। हाल में ही अभी मोतिहारी और क्या कहता है सीतामढ़ी के बीच खंड हुआ, उसमें 19 करोड़ का जो कुछ अनियमितता पाई गई उसका उजागर कर स्पेशल लेटर दिए हुए कि 4 सप्ताह के अंदर इसको, इसका रिमार्क्स भेजिए, दिए हुए थे। हाल फिलहाल में स्पेशल रिपोर्ट इस पर वो तैयार किया है पीडीए। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में भी देखे कुछ इस तरह का दिए हुए कि पिछला बार एक्शन टेकन नोट से बात हुई 109 नंबर फाइल जो 8वीं लोकसभा में पेश की गई, उसका भी, जिसको 17वीं लोकसभा में 8वां रिपोर्ट जो दिया गया उस पर भी लिया गया, खास करके उस पर जोर दिया गया प्रोडक्टिविटी टेस्ट के बारे में कि उसका भी निदान नहीं हुआ। उसमें मुख्य रूप से उसका कहना है कि भाई इतना कंप्लेन हो गया, इसमें भी देखें परफॉर्मेंस वाला में ये इतना पैसा खर्च होता है, उसके बाद क्या कहता है ये कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं भेजा जाता, कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं भेजने के चलते सैंक्शन नहीं हो पाता है पूरी तरह से। सर तो ऑडिट का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये सब है, ये बता ही रहे हैं। आप लोग भी अपने तरफ से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है वो क्वेश्चन डालते जाइए, या एक एक कर पूछ भी सकते हैं। अनम्यूट कर। पूछ रहे चैट में क्वेश्चन डाल दीजिए या डायरेक्ट पूछ क्वेश्चन लीजिए। चैट में कर दीजिए, उसके बाद हम, नहीं होगा नहीं तो पूछिए, सामने जो आएगा बताएंगे। अच्छा एक मिनट और। सर ये ऑडिट पारा ड्राफ्ट ड्राफ्ट पारा तो समझ गया सर। थोड़ा ऑडिट पारा को बताइए तो। ऑडिट पारा सर। ड्राफ्ट पारा और ऑडिट पारा में क्या अंतर है, परीक्षा में आता है। हाँ सर हाँ, वही सर। तो ड्राफ्ट पारा तो ड्राफ्ट आप, पारा तो समझ गए सर, लेकिन ऑडिट पारा, हाँ तो देखिए, ड्राफ्ट पारा समझ गए हैं सर। हाँ ड्राफ्ट पारा समझ गए ना। जब ड्राफ्ट पारा हाँ क्या होता है, ड्राफ्ट पारा जब ये सब मीटिंग होती है, जिसको कहता है द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय, जब मीटिंग एग्जीक्यूटिव और पीडीए माने ऑडिट डिपार्टमेंट और लेखा विभाग जब त्रिपक्षीय होता है और उसमें निराकरण नहीं हो पाता है ड्राफ्ट पारा का, तो उस स्थिति में उसको सीए डिप्टी सीएजी के अप्रूवल से वो ऑडिट पारा का रूप धारण कर लेता है, वही ऑडिट पारा कहलाता है। ऑडिट पारा में बदल जाता है। हाँ, और ड्राफ्ट पारा का सोल्व नहीं हो पाता है ना द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय बैठक के बाद, तो उस स्थिति में नहीं हो पाता है, और उसको सीएजी फिर क्या करता है, अप्रूवल कर देता है कि नहीं ये अब इसका निपटान के लिए आप कदम उठाइए, तो उस निपटान के कदम उठाइए, उस रिपोर्ट को, उसका नाम हो जाता है ऑडिट पारा, उसी को प्रोविजनल पारा के रूप में भी जानते हैं। और जब प्रोविजनल पारा हो गया, यहां तक तो लिख दीजिएगा, प्रोविजनल के बाद पारा के बाद क्या होता है, इसे संसद में पेश करने के लिए सीएजी रिपोर्ट तैयार करता है।
सीएजी रिपोर्ट को तैयार करके इसको संसद में पेश की जाती है, और वही सीएजी रिपोर्ट जब संसद में पेश हो जाती है और वो जब पीएससी का इस पे अप्रूवल हो जाता है तो यही ड्राफ्ट द्वारा जाकर के एक्शन टेकन नोट के रूप में पारित हो जाता है, और 6 महीना के अंतर्गत उसको देने का कहता है कि कंप्लायंस भेजिए 6 महीने। उसी तरह पूछेगा कि प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी कितने दिनों में मैंने इसका रिमार्क्स भेजा जाता है, तो 6 सप्ताह बोलिएगा। स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल लेटर कितने दिनों के लिए निपटान के लिए ऑडिट में लेखा विभाग में भेजा जाता है, तो उसमें 4 सप्ताह है। उसी तरह ड्राफ्ट पारा से संबंधित अगर केस एक जोन से संबंधित केस हो तो उसमें हम 6 सप्ताह देता है, और यदि उससे अधिक 2 रेलवे जोन से संबंधित अगर ड्राफ्ट पारा होता है तो रेलवे बोर्ड के द्वारा उसका कंप्लायंस पीडीए को 8 सप्ताह में भेजना होता है। और बोलिए। चार सप्ताह वाला क्या बताया सर? 4 सप्ताह स्पेशल लेटर 4 हाँ। सप्ताह के अंदर उसका निपटान करने के लिए बोलता है कि इसका जल्द से जल्द रिमार्क्स भेजिए और इसका हम इसे समाप्त करें। इसके साथ साथ देखिए आपको इस पर भी कार्रवाई करती है न्यूज सेवा। आप लोग जानते हैं न्यूज सर्विस भी पीएससी के द्वारा अप्रूवल होता है उसका। न्यूज सर्विस में नई सेवा उस स्थिति में होता है जब संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान या विनियोग के अंतर्गत नहीं आता, कोई डिमांड में उसका पैसा नहीं मांगा जाता और नया कार्य करना है, तो उस स्थिति में हम उसको न्यूज सर्विस हम उसको कहते हैं। और उस पर न्यूज सर्विस में कितना पैसा की जरूरत है या इसकी जांच सीएजी के द्वारा भी वो करता है। उसमें करीब लिखे हुए है कि 1 लाख रुपए तक का लागत से संबंधित जो सर्वेक्षण के रूप में आएगा, सर्वेक्षण जो होता है अगर 1 लाख तक है तो उसको हम नई सेवा के अंतर्गत रखते हैं। यदि कार से संबंधित होता है तो 50 लाख रखते हैं। 50 लाख से संबंधित कार से संबंधित लागत आता है तो इसको नई सेवा के अंतर्गत रखते हैं। यही तो है नई सेवा। इसको भी देखता है, स्पेंडिंग लिमिट को देखता है, रीअप्रोप्रिएशन कैसे हुआ इसको भी देखता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में तो जानते ही हैं, पूरी तरह से उसको देखता है। स्पेंडिंग लिमिट आप लोग जानते हैं, प्रोपोर्शनल स्पेंडिंग लिमिट अनुपातिक व्यय सीमा, ये खूब इंपॉर्टेंट है। नई सेवा रीअप्रोप्रिएशन को आता है प्रोपोर्शनल अकाउंट, तो इस सब का स्पेंडिंग लिमिट है। जब संसद द्वारा स्वीकृत हो जाता है स्वीकृत अनुदान और विनियोग की राशि, तो उस स्थिति में रेलवे बोर्ड क्या करती है, अपने पास 5% माने जितने अनुदान का 5% अपने पास रख लेती है, और जो शेष बचता शेष राशि को उसको प्राधिकारी के पास भेजता है और वो अनुपातिक रूप में उसको बांट देता है। उसी को जो बचता है पैसा उसी को स्पेंडिंग लिमिट कहते हैं। जो अनुपातिक बांटता है स्पेंडिंग लिमिट पोर्शन में लिमिट करते हैं। तो ये सीएजी का कार्य बृहत है और ये हमेशा स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इस पर कोई तरह का दबाव नहीं होता है। इनकी पूर्ण स्वतंत्रता के कारण इस पर संसद भी इस पर विश्वास करती है और निष्पक्ष वो समझती है या निष्पक्ष जांच करता है। और कुछ पूछिए, ठीक है।
सब लगता सो गए हैं क्या? नहीं सर, सोए नहीं। और लगता है सो गए हैं आप लोग। ऑडिट से देखिए, ऑडिट है जितना आप लोग पढ़े, बुक कीपिंग पढ़े, एक्सपेंडिचर पढ़े, जीआरपी पढ़े, सभी तो लेखा होता है। तो उसकी जांच के लिए अंतिम बार दे दिया है ऑडिट। ऑडिट भी कि कैसे आप लोग सभी लेखा की जांच करेंगे, अब कैसे कैसे इसका निपटान होता है, इसके बारे में आप लोग की जानकारी लास्ट में इसीलिए दिया गया है। आप लोग परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन है ऑडिट से संबंधित नहीं आएगा कि ड्राफ्ट पारा क्या है, अगर आता है तो स्पेशल लेटर कितने दिनों तक, सीएजी का फुल फॉर्म क्या है, पीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, जिसको कितने सप्ताह में, पीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है सर? प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जिसको कहते हैं प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी। प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, हाँ प्राइमरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। हाँ, प्रिलिमिनरी होता है, प्रिलिमिनरी लिखता है। प्रिलिमिनरी। और तो इसमें कुछ तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, निपटान नहीं होने के बाद यही पूछेगा स्टेज, विभिन्न स्टेजों को लिखें। शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव तो आ रहा है क्वेश्चन आप लोग को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सर ये जीआरपी और एक्सपेंडिचर दोनों में आएगा, दोनों में आ सकता है। जीआरपी और एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगा, जीआरपी में आएगा। एक्सपेंडिचर से संबंधित ये क्वेश्चन नहीं है। एक्सपेंडिचर में तो क्वेश्चन है संसद द्वारा कैसे एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाता है, ये में, और उसमें चेकिंग आएगा आपको कि कैसे हम बिल चेकिंग करेंगे, स्टोर का चेकिंग कैसे करेंगे, स्टोर बिल का चेकिंग कैसे करेंगे, ठेकेदार का बिल का कैसे चेक करेंगे, उससे विभिन्न प्रकार की चेकिंग से संबंधित रहेगा। तो एक्सपेंडिचर से में ये सब चीज नहीं आएगा, जो भी आएगा। और ये आपको खास करके 3A के लिए, अपेंडिक्स 3A के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट हो जाता है। इसमें आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें निश्चित रूप से एक क्वेश्चन परमानेंट है। इस बार भी एलडीसी के एग्जाम में भी इसमें पूछे हुए था एक्शन नोट के बारे में, तो एक्शन टेकन नोट के बारे में। तो आप इस तरह उतना हार्ड तो नहीं जाएगा। इसमें आपको 2A के लिए यही सब हल्का फल्का पूछेगा, क्या है सीएजी किसकी कौन नियुक्ति करता है, कितना ऐसा कर्तव्य है, कौन सा अनुच्छेद में, ये सब इससे कैसे भिन्न है। ये हो सकता है लेखा विभाग और इसमें, लेखा विभाग के इंस्पेक्शन में और ऑडिट विभाग के इंस्पेक्शन में क्या अंतर है, तो ये दोनों तो जान ही रहे हैं। फिर फाइनेंस वाला बता ही दिए फाइनेंस का क्या कार्य है। तो ये तीनों यही सब क्वेश्चन पूछता है। ड्राफ्ट पारा ऑडिट पारा में क्या अंतर है, वहाँ तो कुछ है नहीं, तो बताइए। क्वेश्चन एक ही रहेगा क्या लॉन्ग क्वेश्चन सब तो एक ही रहेगा ना, सब तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना। सभी ऑब्जेक्टिव रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऑडिट से नहीं आएगा। हम ये नहीं कहेंगे नहीं आएगा, ये कैसे कहेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये बाय क्वेश्चन सेटर पर निर्भर करता है, क्या आएगा नहीं आएगा। इस बात को हम कैसे आपको कह दें कि आ जाएगा, हम सेटर थोड़े। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन ये इजीली रहेगा, आप लोग टेंशन लेके इतना नहीं पढ़ना है कि हमको एकदम। हाँ 3A में आपको लग जाना, 2A के में तो सब पास करता है, कोई बात नहीं उसमें ज्यादा पढ़ने। हाँ बैलेंस शीट पर कमांड का रखना, बैलेंस शीट बाकी ऑब्जेक्टिव में आप लोग मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव में कोई इतना परेशानी नहीं। फुल फॉर्म आज रखे, फुल फॉर्म तो आपको 20 नंबर का एकदम पक्का है, वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद भरने वाला आएगा हल्का फल्का, और जो मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंडिचर तो फुल थोड़ी रहेगा, उसमें भी रहेगा आपको भरने का, भरने वाला आएगा, टिक मारा सत्य असत्य आएगा, उसमें भी तो ऑब्जेक्टिव आएगा। आपको बुक कीपिंग में दिक्कत होगा, बुक कीपिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, तो इसमें उतना परेशानी नहीं, पढ़ते रहना है। 2A में सब पास कर जाता, 2A तो पास कर जाएगा सर। सर 2A में सब पास कर जाता है।
सर 2A पास करेगा, 3A क्यों नहीं पास करेगा? सर ये सब कहने के लिए हो रहा है, ये सब पास करे, और कहाँ रिजल्ट कहाँ अच्छा आता है सबका। सर ये 30 में अगर बुक कीपिंग का लॉन्ग क्वेश्चन गेस कर दीजिए तो सर। ठीक है, अच्छा बात की है। बुक कीपिंग का हम पढ़ते ही नहीं है तो बुक कीपिंग कैसे बताएं, गेस कैसे करेंगे? बुक कीपिंग जो पढ़ाए है उनसे क्यों नहीं गेस करवा लेना चाहिए था। 2A तो दिया हूँ ना सर, जीआरपीए का 2A सर कर 3A दीजिए पास सर। है सर, तो उसमें आप दिया होगा ना बुक कीपिंग, एक्सपीरियंस तो है ही है सर। आज एक्सपीरियंस कितना दिन का रहेगा, बहुत समाप्त हो गया है सब एक्सपीरियंस। बुक कीपिंग का आप बैलेंस शीट ध्यान दीजिए, बाय आप रिकंसिलेशन, दूगो बस बैंक रिकंसिलेशन, दूगो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नोट डिफरेंस लिखिएगा, हो जाएगा। 10 ऐसा मिनट नहीं बैठा है ना कि आपको जो दिक्कत है बुक कीपिंग में है, सीधा सर जीआरपी। बैंक। ठीक है, तो हो गया टाइम। एक दो क्वेश्चन और लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक, कुछ पूछिए। लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, अभी 2-3 मिनट है। जीआरपी में आप सर लोग सीए सर सर सीए जी है, सीए जी अपना सभी रिपोर्ट सर पीएससी को देती है। अब पीएससी उसको संसद में बहस करके फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करता है जो लेना है। हाँ, सीएजी रिपोर्ट तैयार होता है ना, उसके बाद वो सीएजी ही तैयार करके संसद को देती है। संसद मीन्स होगा पीएसी, पीएससी पब्लिक को अकाउंट देती है, कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 पब्लिक सदस्य होते अकाउंट हैं। कमेटी। एक सीमित साधारण में इसको समझिए, पीएससी संसद का एक भाग है, समिति है छोटा सा, उसमें 22 सदस्य होते हैं और कुछ उसमें लोकसभा का भी होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, दोनों का। उसमें से एक अध्यक्ष होता है और ज्यों ही वो मंत्री के पद पर रहता है उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता। अगर शामिल पहले से है उसमें, और प्रत्येक एक कर्मी, इसका जो चुनाव होता है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इसका चुनाव होता है पीएससी का, और उसी के आधार पर इसमें सिलेक्शन 1 वर्ष के लिए मात्र होता है, बदलते रहता है हर एक साल। तो क्या होता है कि अगर कोई मंत्री अगले साल उसी का सदस्य मंत्री बन जाता है तो वो पद उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी सदस्यता छोड़नी पड़ती है और फिर दूसरे का सिलेक्शन एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, जिसको कहते हैं एकल एकल क्या हिंदी में बोलते हैं भाई, ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा उसको चुन लिया कल जाता है। प्रतिनिधित्व और वही क्रिया देखता है, वो तीनों चीज देखता है मेन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि ये कैसे खर्च किया गया, लेखों में दिखाया गया संवितरण का धन जिसके लिए उपलब्ध था क्या उसी पर खर्च किया गया है, जो खर्च किया गया है वो खर्च करने का अधिकारी प्राधिकार उनके पास था, और जो रीअप्रोप्रिएशन किया गया है, जो सक्षम अधिकारियों द्वारा नियम बनाया गया है, जिसे रीअप्रोप्रिएशन करने का क्या रूल है उसमें है कि 31 मार्च के बाद नहीं होनी चाहिए, एक अनुदान से दूसरे अनुदान में नहीं जानी चाहिए उसका, और उसके बाद है कि हाँ एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में रेलवे बोर्ड का पावर है, जीएम का कोई पावर नहीं कहीं है। इस तरह से ये जो है रूल के अनुसार ये इसका हुआ है कि नहीं, ये सीएजी देखता है और सीएजी के रिपोर्ट में शामिल होता है। अगर इस तरह का कोई मामला उत्पन्न होता है तो अगर किसी डिमांड से संबंधित और खर्च अधिक होता किसी में हो गया तो उसमें खर्च का ब्यौरा देता है और उस पर सीएजी भी रिपोर्ट तैयार करता है, उसके बाद उसको रिपोर्ट पीएससी को प्रस्तुत करता है, उसके बारे में भी जिम्मेदार होता है पीएससी। तो पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी संसद की ओर से एक परीक्षा करती है जो कि पीएससी को सीएजी सहायता करता है। सही।